हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्ज के ऊपर। जैसा कि चार्ज के बारे में पिछले क्लास भी हम लोगों ने बात किया था, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़ को। सब प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, फिर एडिटिविटी ऑफ चार्ज और फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जाने से पहले आप लोग ये समझ लो कि अगर हम लोग बात करते हैं नंबर्स लाइन के बारे में, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं, ये एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कुछ नंबर्स को प्लॉट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मिडिल में हम लोग 0 ले लेते हैं, यहाँ पर -1 और -2, -3, -4 इस तरीके से चल रहा है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से यहाँ भी चल रहा है। तो बच्चों ये जो नंबर लाइन में मैंने जो लिखा है नंबरों को, ये एक्चुअल में इंटीजर्स है। किस तरह का इंटीजर्स है? पॉजिटिव इंटीजर्स भी है और नेगेटिव इंटीजर्स भी है, सभी है इसमें। ओके, तो ये आप लोग को ध्यान रखना कि यहाँ पे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में इंटीजर्स का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले आप लोगों को इंटीजर्स के बारे में बता दिया कि इंटीजर्स क्या है, आप सभी को पता भी होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या कहा गया है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर डेफिनेशन के बारे में हम लोग देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज on a body is integral multiple of a basic unit of charge of an electron or proton। जैसे कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अगर एक बॉडी है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, और इसमें बहुत सारे चार्ज हैं, बहुत सारे मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज इस तरीके से हैं। एक मिनट, इस तरीके से बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, इस बॉडी में पूरे के पूरे नेगेटिव चार्ज है। अब अगर पूछा जाए कि इस बॉडी में टोटल चार्ज कितना है, तो फिर उसका जवाब हम लोग क्या देंगे? तो हम लोग सिंपल कहेंगे कि इसका टोटल चार्ज जो होगा क्यों इक्वल टू चार्ज, इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज तो होगा ही। अब यहाँ पर कितने सारे इलेक्ट्रॉन है या कितने सारे नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग यूँ कह सकते हैं या तो 10 या तो 20 या तो 30 इस तरीके से कुछ भी नंबर्स यहाँ पे नेगेटिव का हो सकता है, तो उसे हम लोग दिखाएंगे n से, और n क्या होगा? n होगा इंटीजर। ठीक, इसी तरीके से अगर कोई सरफेस हम लोग लेते हैं इस तरीके का, और अगर मान लेते हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर इस सरफेस में, इस बॉडी में टोटल चार्ज है जो है टोटल चार्ज, वो टोटल चार्ज कितना होगा? तो उसे भी हम लोग कुछ इस तरीके से लिखाएंगे, Q इक्वल टू N इंटू E। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट में जो आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन चला गया तो उस सरफेस में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर किसी सरफेस में इलेक्ट्रॉन आया तो उसकी वजह से उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट, इलेक्ट्रॉन आया है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहीं और चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जाता है किसी सरफेस से, किसी बॉडी से, या किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जो आता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दो जाएगा या 20 जाएगा या 30 जाएगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आना जाना करेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन जाए, 1.2 इलेक्ट्रॉन जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कंप्लीट होगा ना, उसका हाथ पैर तो टूटा हुआ नहीं रहेगा, एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो नंबर में अगर हम लोग काउंट करेंगे तो या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 इस तरीके से हम लोग उसे काउंटिंग करेंगे। तो इस तरीके से वो जो नंबर होगा वो इंटीजर होगा। अब चूंकि वहाँ पे नंबर पॉजिटिव ही इंटीजर होगा, तो फिर यहाँ पर हम लोग नेगेटिव क्यों दिखा रहे हैं, इसके पर हम लोग आ रहे हैं। तो फिलहाल टोटल चार्ज जो होगा वो चार्ज को हम लोग दिखाएंगे Q इक्वल टू NE। अब अगर बात करते हैं इस सरफेस के बारे में, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर टोटल नेगेटिव चार्ज सपोज कर लेते हैं 20 है, और चूंकि ये नेगेटिव है तो हम लोग क्या लिखेंगे? -20E। ये माइनस किसकी वजह से आया? नेगेटिव चार्ज की वजह से। 20 नंबर वो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? चार्ज की वजह से। अब अगर हम लोग बात करें इस सरफेस के बारे में, इसके बारे में, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 20 पॉजिटिव है, तो इसके टोटल चार्ज को हम लोग कैसे दिखाएंगे? Q इक्वल टू प्लस 20E।
तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्लस और माइनस जो हम लोग दिखाते हैं वो सिर्फ चार्ज का वैल्यू दिखाते हैं कि चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव, लेकिन नंबर जो होगा वो हम लोग तो हमेशा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ही लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जाना या इलेक्ट्रॉन का आना ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब प्लस और माइनस की वजह से क्या हो गया कि ये किसी जगह पे एक चार्ज को हम लोग नेगेटिव दिखाते हैं और किसी जगह पर पॉजिटिव। अब इस हिसाब से हम लोग यूं कह सकते हैं कि किसी भी सरफेस में टोटल चार्ज जो होगा वो प्लस माइनस एन ई होना चाहिए। ठीक, प्लस और माइनस का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ चुका है। ओके, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि अच्छा कि प्लस माइनस एन ई तो हम लोग समझ चुके हैं। अब ये n कभी डेसिमल नहीं होगा, हमेशा एक इंटीजर्स होगा, एक नंबर होगा, क्योंकि किसी भी सरफेस से किसी भी बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन जाता है या इलेक्ट्रॉन उसमें आता है वो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टूटा हुआ इलेक्ट्रॉन या लिंगड़ा इलेक्ट्रॉन, बिना हाथ वाला इलेक्ट्रॉन, बिना पैर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, इसे याद रखना। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि टोटल चार्ज किसी बॉडी में वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब इसके ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम देख लेते हैं पहले। हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम है कि इज अ चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम पॉसिबल। मतलब अगर इस सवाल को थोड़ा सिंपल तरीके से हम लोग समझें कि मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉडी है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। ये एक सरफेस है और पूछा जा रहा है कि क्या इस सरफेस में टोटल चार्ज इतना पॉसिबल है कि नहीं है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि इस सरफेस में इतना चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चार्ज कितना है, 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। अब बच्चों, चूंकि हम लोगों ने अभी भी देखा कि टोटल चार्ज किसी भी सरफेस में जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन के जाने या आने से आता है। इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो फिर नेगेटिव चार्ज। तो क्या इस सरफेस में इतना चार्ज पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के जाने या आने से। खैर पॉजिटिव या नेगेटिव पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, फिलहाल यहाँ पे पॉजिटिव तो दिख ही रहा हम लोग को, 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स के जाने से क्या इतना चार्ज पॉसिबल होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि Q इक्वल टू क्या है, एन ई फॉर्मूला। मान लेते हैं कि इसमें टोटल चार्ज Q है और उस Q का वैल्यू क्या है, 5.8। तो यहाँ पे हम लोग 5.8 पुट कर लेते हैं इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। एन हम लोग को नहीं पता। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब यहाँ से अगर हम लोग एन को बाहर करने की कोशिश करें तो ये हम लोग को मिलेगा 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और इसे डिवाइड करने के बाद हम लोग को मिलेगा 33 पॉइंट, ये ऊपर जाने से हो जाएगा 10 टू द पावर 10, 36.25, हाँ 36.25, ये हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू मिलेगा। तो अब यहाँ पे सिंपल सा सवाल ये है कि n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वहाँ से निकल के सरफेस से चला गया, जिसकी वजह से वहाँ पे 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम चार्ज आया। लेकिन सवाल ये है कि किसी भी सरफेस से 36.25 इलेक्ट्रॉन कैसे निकल सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी तो वो 36 इलेक्ट्रॉन निकलेगा या 37 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 36.25 इलेक्ट्रॉन्स निकलना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस सरफेस में 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम चार्ज का होना नामुमकिन है। सो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो बच्चों ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कुछ कंसेप्ट, जिसे हम लोगों ने समझा कि चार्ज जो होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है, Q इक्वल टू एन ई। और उसके बेस पे हम लोगों ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया यहाँ पर Q का इस्तेमाल करके, Q इक्वल टू एन ई का इस्तेमाल करके, और हम लोगों ने देखा कि n 36.25 नहीं हो सकता। अब हम लोग आगे बात करते हैं और देखते हैं हम लोग एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये क्या होता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि किसी भी सरफेस में, किसी बॉडी में टोटल चार्ज जो होता है, किसी भी सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है ना, वो एक्चुअल में सम होता है जितने सारे चार्ज है सबका। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, एक बॉडी है, और इसमें मान लेते हैं 10 चार्ज है। कुछ इस तरीके से हम लोग चार्ज ले लेते हैं, एक प्लस 1 क्यू, 2 क्यू, 3 क्यू, 5 क्यू,
10Q, इस तरीके से बहुत सारे चार्ज यहाँ पर मौजूद है। अब सारे चार्ज Q का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। चलो Q को मान लेते हैं, Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन की तरह चार्ज इसका हम लोगों ने मान लिया। अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहता है कि इस सर्फ बॉडी में टोटल चार्ज जो होगा वो इन सब चार्ज का सम होगा। तो अगर हम लोग मानते हैं कि इस पूरे बॉडी में टोटल चार्ज Q है, तो Q इक्वल टू क्या होना चाहिए, वो होगा Q प्लस 2Q प्लस 3Q प्लस 5Q प्लस 10Q। मतलब टोटल वैल्यू हो जाएगा ये 5, 5, 10, 20, 21Q, 21Q, और ये होगा 21 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम का क्या होता है, इज द अलजेब्रिक सम। ये क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है ऑफ ईच चार्ज और टोटल चार्ज, सारे चार्ज का अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा करते हैं इसके ऊपर और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये एक दूसरा बॉडी है और इसमें जो चार्ज है वो कुछ इस तरीके से है, 3Q माइनस 7Q प्लस 10Q माइनस 15Q और फिर और 10Q। तो अब इसमें टोटल चार्ज क्या होगा, तो सिंपल सा जवाब है टोटल चार्ज इसमें क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं टोटल चार्ज जो होगा इन सब का सम होगा। तो 10 और 10 20 प्लस 3 23 और ये माइनस 22, मतलब टोटल चार्ज क्यू होगा। क्यू का वैल्यू क्यू आया, इस कैपिटल क्यू इज वर्ड टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, और स्मॉल क्यू हम लोगों ने सबको ऐड करने के बाद निकाला। बच्चों हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब चार्ज को, जैसा कि मैंने पिछले भी क्लास में आप लोगों को बताया था पहले वीडियो में, कि हम लोग कभी चार्ज को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही चार्ज को बना सकते हैं। हाँ, चार्ज का इफेक्ट हम लोग ला सकते हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो फिर हम लोग किसी फ्रिक्शन के जरिया, कंडक्शन के जरिया या इंडक्शन के जरिया उसमें चार्ज ला सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोगों ने चार्ज बनाया। अगर चार्ज किसी ऑब्जेक्ट में दिखता है तो वो हमेशा पेयर में दिखता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी सिस्टम में, जैसे कि समझ लो पहले एक बार और, कि मान लेते हैं ये एक सिस्टम है और अभी ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि बाय फ्रिक्शन और रबिंग इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग निकाल देते हैं, मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया, तो फिर हम लोगों को यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी दूसरे सरफेस में चला जाता है, मान लेते हैं इस सरफेस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए इस सरफेस में अगर चले आता है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग गौर करते हैं कि हम लोगों ने इस सरफेस में और इस सरफेस में 2 चार्ज पैदा किए, 2 चार्ज हम लोगों ने बनाया। एक्चुअल में हम लोगों ने बनाया नहीं, बल्कि यहाँ से वहाँ चार्ज को ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से वहाँ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव बन गया, यहाँ पे 2 नेगेटिव बन गया। अब ये अगर दोनों सिस्टम को एक साथ जोड़ दे और पूरे सिस्टम के बारे में बात करें, तो टोटल 2 प्लस और 2 माइनस अगर ऐड होता है तो नेट चार्ज क्या मिलेगा, फिर हम लोग को 0 मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन इक्वल और अनलाइक पेयर्स ओनली। मतलब अगर 2 पॉजिटिव यहाँ बना है तो यहाँ भी 2 नेगेटिव बनेगा। अगर 3 पॉजिटिव यहाँ पे आप बनाते हो तो यहाँ भी 3 नेगेटिव बनेगा। ऐसा नहीं होता है कि एक बॉडी में आपने 2 बनाया, दूसरे में 4 बना दोगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इन दोनों सरफेस को एक साथ ज्वाइन कर देंगे तो फिर क्या होगा कि दोनों बॉडी का नेट चार्ज फिर से हम लोग को 0 दिखेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा फिर। तो ये क्या होता है, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि मतलब किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है। हम लोग चार्ज को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है नाइट्रोजन, हीलियम, और उसके बाद हम लोग को प्रोडक्ट में मिल रहा है ऑक्सीजन और प्रोटियम। तो यहाँ पे अगर हम लोग चार्ज नंबर पे गौर करते हैं कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो नंबर ऑफ चार्ज हम लोग को दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों तरफ कांस्टेंट है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कंजर्वेटिव ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज का टोटल नंबर क्या होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुरू होने वाला है, और इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में हम लोग चर्चा भी करेंगे, समझेंगे। कूलम्स लॉ
का दूसरा नाम क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, जैसे कि यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है। अब कूलम्स लॉ क्या होता है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस। सबसे पहले यहाँ पे जो बात है नोट करने का वो क्या है, पहला पॉइंट चार्जेस, हम लोग हमेशा कूलम्स लॉ को पॉइंट चार्ज में अप्लाई करेंगे। अब दो चार्ज लेते हैं, मान लेते हैं एक चार्ज ये है, ठीक है, और दूसरा चार्ज ये है। अब दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। पहले मान लेते हैं इसका वैल्यू है Q1 और इसका वैल्यू है Q2। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग पहले वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि दो चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो दोनों में रिपल्सिव फोर्स होगा, और अगर दोनों नेगेटिव होगा तो भी रिपल्सिव फोर्स होगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव हुआ और एक दूसरा नेगेटिव हुआ तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। तो अब यहाँ पर Q1 और Q2 दो चार्ज बॉडी है, दो चार्ज है, और दोनों को पॉइंट चार्ज हम लोग लेंगे, दो पॉइंट चार्ज है। अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा। अब वो फोर्स जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फोर्स तो पाया जाता है। अब वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसे कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कूलम्स ने एक लॉ दिया, उसी लॉ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कि कूलम्स ने अपने लॉ में कहा कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक जो फोर्स होगा एफ फोर्स, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट का, Q1 इंटू Q2 का डायरेक्टली। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम लोग चार्ज के वैल्यू को चेंज करते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग दो चार्ज लेते हैं, ये टू टू कूलम और यहाँ पे लेते हैं 3 कूलम, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा F1, और फिर अगर इसी तरीके से दो चार्ज लेते हैं 5 कूलम और यहाँ पे लेते हैं 10 कूलम, तो इन दोनों के बीच जो चार्ज होगा, फोर्स होगा F2। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे फोर्स चार्ज का वैल्यू हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया, जैसे कि यहाँ पे 2 कूलम था, हम लोगों ने यहाँ कर दिया 5, और यहाँ पे था 3, तो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया 10। अब F2 का वैल्यू जो होगा वो बड़ा हो जाएगा F1 से। ये पहला पॉइंट है कूलम्स के लॉ का, कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का। कूलम्स के दूसरे कंसेप्ट के मुताबिक इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का, के स्क्वायर का। इनवर्सली मान लेते हैं डिस्टेंस जो है वो r है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r के स्क्वायर का। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग r को बढ़ा दें, मतलब दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें, तो फिर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर दो चार्ज के मैग्नीट्यूड को, दो चार्ज के क्वांटिटी को अगर बढ़ाते हैं या दोनों में से किसी एक को, तो उस वक्त फोर्स का वैल्यू क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग इन दोनों पॉइंट को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये है कूलम्स का लॉ, कि जो फोर्स दो चार्ज के बीच में पाया जाएगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड और वो क्या होगा, उसे हम लोग इस लॉ के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसे हटाने के लिए कूलम्स ने एक कांस्टेंट यूज किया, उसे हम लोग कहेंगे, दिखाएंगे k से, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये हम लोगों को एक फॉर्मूला मिला दो चार्ज के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करने का। जैसे कि हम लोगों को पता है कि ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोगों ने, न्यूटन्स ने एक फॉर्मूला दिया था कि F इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि दो मास के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। इसी तरीके से कूलम ने एक फॉर्मूला दिया F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, और इस फॉर्मूले की मदद से, इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग दो चार्ज के बीच के फोर्स को पता कर सकते हैं कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। अब बच्चों यहाँ पे तो हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया कि Q1 क्या होगा, Q2 क्या होगा, ये तो चार्ज का वैल्यू होगा। R क्या होगा, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस होगा, और हम लोग उससे फोर्स निकाल लेंगे। लेकिन मसला यहाँ पे रुका हुआ है कि K क्या है, K का मतलब क्या है। तो K एक कांस्टेंट, ये तो समझ में आ चुका, लेकिन हर कांस्टेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो यहाँ पर K का वैल्यू क्या है इसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि K का नाम क्या है। तो K को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
क्योंकि ये फोर्स में आ रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बाद कांस्टेंट, मतलब ये के जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसे यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की तरह। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूले में एज अ कांस्टेंट यूज हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि के का वैल्यू क्या होता है, के का यूनिट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, मतलब के, इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम सेपरेटिंग द चार्जेस एंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब यहाँ पर एक खास बात आ गया कि के का जो वैल्यू है वो दो चीज पे डिपेंड करता है। पहले कि मीडियम किस तरह का आपने इस्तेमाल किया है, कौन सा मीडियम, कैसा मीडियम, दो चार्ज को जहां आपने रखा है उन चार्जों के बीच में, उन दोनों चार्ज के बीच में आपने जो मीडियम यूज किया है, मीडियम, वो मीडियम किस तरह का है, क्या वैक्यूम है, क्या एयर है, पानी है, क्या है। तो उन मीडियम के ऊपर के का वैल्यू डिपेंड करेगा। मीडियम को चेंज करेंगे तो के का वैल्यू चेंज हो जाएगा। मतलब के जो है हो रहा है ये पूरा फिक्स कांस्टेंट नहीं हो रहा बल्कि चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। दूसरा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस सिस्टम में बात कर रहे हैं, सीजीएस सिस्टम में या एमकेएस एसआई सिस्टम में। तो दूसरा डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक, तो यहाँ पर के जो हो रहा है, जो है जिसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का नाम दिया है, वो दो चीज़ें पर डिपेंड कर रहा है। पहला, दोनों चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम है, और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अब यहाँ पर हम लोग अपनी आसानी के लिए सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि दोनों चार्ज के बीच में वैक्यूम है। मतलब इस चार्ज और इस चार्ज Q1 और Q2 के बीच में हम लोगों ने कोई मीडियम नहीं रखा। ठीक है, उस वक्त जो के होगा, उस वक्त के का वैल्यू एस आई सिस्टम में होगा 9 इंटू 10⁹ और के का वैल्यू सीजीएस सिस्टम में होगा 1। एकदम ध्यान में रखना बच्चों इस बात को। अगर हम लोग Q1 और Q2 के बीच में वैक्यूम रखते, मतलब कुछ नहीं रखते, वैक्यूम मतलब कुछ नहीं है, उस वक्त जो के का वैल्यू होगा वो दो वैल्यू मिलेगा। एस आई में मिलेगा 9 इंटू 10⁹ और सीजीएस में मिलेगा 1। ठीक, अब रहा सवाल यूनिट के बारे में, तो के का यूनिट तो हम लोग खुद से लिख सकते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ भी आप लोगों को दिख रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे खास बात जो था उसे आप लोगों ने समझ लिया। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं और ये बात करते हैं कि चूंकि हम लोगों ने ये समझा कि के जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, और मीडियम फिक्स कर लेने के बाद के जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है। मतलब पहले हम लोग मीडियम सिलेक्ट करेंगे, मीडियम सिलेक्ट कर लेने के बाद एसआई सिस्टम में उसका वैल्यू अलग, सीजीएस सिस्टम में उसका वैल्यू अलग। तो मतलब हम लोग बात ऐसा कह सकते हैं कि सीजीएस, चलो ठीक है आप लोग समझ गए। ओके, अब आगे देखते हैं कि के को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो के को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन जो होगा ये अलग अलग, ये एप्सिलॉन का सिंबल है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग फ्री स्पेस या वैक्यूम लेते हैं, फॉर फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम कुछ नहीं है, फ्री स्पेस के लिए के को हम लोग क्या लिखते हैं, के इक्वल टू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये सिंबल होता है फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए। ठीक, और इसी का दो वैल्यू होता है, एक होता है 9 इंटू 10⁹ किसमें, एसआई सिस्टम में, और इसी का वैल्यू दूसरा वैल्यू होता है 1 किसमें, सीजीएस सिस्टम में। मतलब ये के का दो वैल्यू आएगा, एसआई में 9 इंटू 10⁹, सीजीएस में 1। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आ रहा हो आप लोगों को कि के बारे में क्या हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी के को, मतलब दो चार्ज को अगर किसी मीडियम के बीच में रख देते, दोनों चार्ज के बीच में अगर कुछ मीडियम रख देते हम लोग, तो उस वक्त फिर हम लोग के को किस तरीके से दिखाएंगे। तो चलो उसे देख लेते पहले कि अगर मीडियम हुआ, मान लीजिए एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, बहुत लाइट हो गया ना, और इन दोनों के बीच में कुछ मीडियम है, मान लेते हैं पानी होगा या कुछ भी हो सकता है, लकड़ी, लोहा, पत्थर वगैरह कुछ भी, और इन दोनों चार्जों के बीच में कुछ ये Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 चार्ज है। तो अब जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में वो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लिखा जाएगा। ये तो फॉर्मूला है, कूलम्स ने लॉ दिया था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है
कि इस के को हम लोग क्या लिखेंगे, तो इस के को हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, कुछ एम लिख देंगे, एक सिंबल बना लेंगे हम लोग। मतलब अब ये दिखा रहा है कि ये एप्सिलॉन एम मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई खास मीडियम। मतलब कि देखो अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन का वैल्यू सिर्फ चेंज होगा। मतलब कि अब के जो चेंज होता है, के वो किसके चेंज होने से होता है, एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन के चेंज होने से। अगर वो फ्री स्पेस रहा तो फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन का वैल्यू फिक्स, क्योंकि फ्री स्पेस का कोई और टाइप नहीं है, फ्री स्पेस एक ही है, लेकिन मीडियम बहुत सारे तरीके का है। इसलिए एप्सिलॉन एम हम लोग जनरल नेम यूज कर रहे हैं। हवा के लिए कुछ और, सॉरी पानी के लिए कुछ और होगा, लकड़ी के लिए कुछ और होगा, लोहे के लिए कुछ और होगा। अलग अलग मीडियम जब हम लोग यूज करेंगे तो एप्सिलॉन एम का वैल्यू चेंज होगा, और इसे हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इस एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसे क्या कहते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये इसका नाम है। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बात करते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन के ऊपर। क्योंकि हम लोगों ने अब तक देखा कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, मतलब अगर हम लोग, सॉरी एप्सिलॉन एम, अगर हम लोग फ्री स्पेस यूज करते हैं तो उस वक्त के की जगह पे हम लोग के को क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर कोई मीडियम यूज करते हैं तो फिर के की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम में किसका वैल्यू हम लोगों को पता होगा। तो बच्चों ध्यान से, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ये फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस के लिए, और फ्री स्पेस तो सिर्फ एक ही है, उसकी कोई किस्म नहीं है, कोई टाइप नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन एप्सिलॉन एम ये एक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मीडियम चेंज होने से एप्सिलॉन एम का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया है कि के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है उसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस फॉर्म में 4 पाई जो है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है। अब बचा एप्सिलॉन एम, तो ये चेंज होने से क्या होगा, के का वैल्यू चेंज होगा। तो मतलब अलग अलग मीडियम के लिए अगर के अलग अलग है तो एप्सिलॉन एम भी अलग अलग है। तो हम लोग एप्सिलॉन एम का वैल्यू डायरेक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता कि हम लोग कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट के बारे में, इसके बारे में, तो ये हम लोग क्लियरली कहेंगे, तो हम तो फ्री स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू तो फिक्स होना चाहिए, क्योंकि फ्री स्पेस तो एक ही है। तो इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब बच्चों यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसका यूनिट क्या लिखे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया के यूनिट के बारे में, कि अगर के यूनिट को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर, हाँ, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है ना, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब चूंकि के और एप्सिलॉन नॉट के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्सली है। ठीक है, के और एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन जो है वो इनवर्सली एक दूसरे का उल्टा है। तो यूनिट को पूरा पूरा उल्टा करके हम लोग एप्सिलॉन नॉट में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। आई होप कि बात समझ में आती है आप लोग को कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो चलो अब इसका अगर हम यूनिट के बारे में बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं, यूनिट क्या होगा, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, या इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आ रहा हो। अब एप्सिलॉन एम के बारे में जहां तक बात है, यूनिट तो हम लोग वही लिखेंगे जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, लेकिन सवाल ये होता है कि हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन एम का वैल्यू को नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये मीडियम के चेंज होने से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग फोर्स को थोड़ा सा और डिटेल में लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एफ इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आप लोगों ने देखा ये कूलम्स का लॉ भी है। और के क्या है, के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। अब इस के को हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें फॉर फ्री स्पेस, उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, के को एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन फॉर मीडियम, कोई मीडियम अगर यूज करते हैं हम लोग,
तो उस वक्त क्या लिख सकते हैं फोर्स को, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोगों को पता है एप्सिलॉन नॉट का, या यूं कहें पूरे का वैल्यू हम लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोगों को नहीं पता। खैर हम लोग पता कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग को प्रॉब्लम में दे दिया जाएगा। तो ये दो फॉर्म हुआ फोर्स को लिखने का। जब दो चार्ज के बीच में फ्री स्पेस होगा तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, और जब दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम होगा तो इस तरीके से लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कूलम्स का लॉ जो होता है वो मीडियम के चेंज होने से चेंज हो सकता है। लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने क्लास 11 में एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। दो मास को किसी भी जगह पे ले जाए, उन दोनों के बीच में फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होता। लेकिन कूलम्स लॉ तीन चीजों पे डिपेंड कर गया। कूलम्स लॉ डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर, नंबर 1 Q1 Q2, नंबर 2 R, और नंबर 3 मीडियम। लेकिन अगर हम लोग बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, तो वो सिर्फ डिपेंड कर रहा था m1 और m2 के ऊपर, और नंबर 2 R के ऊपर, दोनों के बीच के डिस्टेंस के ऊपर। लेकिन कूलम्स लॉ तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर, दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के ऊपर, और फिर किस मीडियम में दोनों चार्ज को रखा गया है उसके ऊपर। तो अगर हम लोग चार्ज को चेंज करेंगे तो कूलम्स का फोर्स जो है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा। अगर हम लोग दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो फिर फोर्स का वैल्यू भी चेंज होगा। और अगर हम लोग दो चार्ज के बीच के मीडियम को चेंज करेंगे तो फिर दोनों के फोर्स का वैल्यू भी चेंज होगा। मतलब क्या हो रहा है कि मीडियम जो होगा वो दो चार्ज के बीच में फोर्स को इफेक्ट करेगा, फोर्स को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो अब बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने कूलम्स लॉ को समझा कि कूलम्स लॉ से हम लोग क्या करते हैं। तो कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग दो चार्ज के बीच के फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो फोर्स किस तरीके से कैलकुलेट होता है, किसके किसके पर डिपेंड करता है, वो हम लोगों ने देखा। परमिटिविटी क्या होता है, फ्री स्पेस, मीडियम, इस तरीके के कंसेप्ट को हम लोगों ने क्लियर किया। अब फोर्स के ऊपर ही हम लोग कहानी और भी करने वाले हैं। अगले क्लास हम लोग फोर्स न्यूटन कूलम्स लॉ के कंसेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे, उसके वेक्टर फॉर्म को भी देखेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।